साल 2020 में सुरेश रैना जब दुबई में आईपीएल खेल रहे थे तब उन्हें अचानक बीच आईपीएल छोड़कर भारत आना पड़ा था, जिसकी वजह थी सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार की हत्या। 4 साल बाद इस केस में अब 12 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये घटना 19 अगस्त 2020 की रात की थी, जब सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार छत पर सो रहे थे। उस वक्त पठानकोट जिले के गांव थरियाल में कुछ हमलावरों ने इन्हीं अशोक कुमार के घर में घुसकर उन पर धारदार हथियारों से और हथौड़े से हमला कर दिया। इस हमले में अशोक कुमार के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही देर में अशोक कुमार की, जिनकी उम्र 58 थी, मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सुरेश रैना की बुआ यानी अशोक कुमार की पत्नी आशा देवी, उनके 2 बेटे कौशल कुमार, अपिन कुमार और सास सत्या देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिन के बाद बड़े बेटे कौशल कुमार की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इन हत्याओं में बावरिया गैंग का हाथ बताया गया, जिसके 12 लोगों को इस केस में उम्र कैद की सजा हुई है। गैंग में महिलाएं भी शामिल थीं। बावरिया गैंग की कहानी बहुत पुरानी है, 1857 की क्रांति से भी पुरानी। ये एक ऐसे लोगों का समुदाय या समाज है जिसने अंग्रेजों की नाक में भी दम कर रखा था। अंग्रेजों को मजबूरन इस पूरे समाज को अपराधी घोषित करना पड़ा और एक कानून बनाना पड़ा, एक ऐसा कानून जिसके तहत इस समाज के हर व्यक्ति को पास के थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ती थी। ये आपको आज भी कहीं फूल बेचते, भीख मांगते दिख जाते हैं। इनका क्राइम करने का तरीका बेहद अनोखा है। इस गिरोह के बदमाश खानाबदोश होते हैं। आज से लगभग 10 साल पहले गुरुग्राम में कई बच्चियों के हो रहे थे। पूरा प्रशासन परेशान था, रेप का कोई ठिकाना नहीं था। तब पुलिस ने इन सभी जगहों पर एक खास पैटर्न नोटिस किया, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। हम जानेंगे कैसे इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ये सिर्फ पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि साउथ इंडिया में भी एक्टिव रहते हैं। आइए फैक्ट्स एंड फिगर्स के एपिसोड में जानते हैं बावरिया गैंग का पूरा इतिहास। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। बावरिया समाज ऐसे लोगों के समाज के रूप में जाना जाता था जिसे किसी की गुलामी कभी पसंद नहीं आई। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में इस समाज के लोगों ने कई बार उनके खिलाफ विद्रोह किया। ये बात 1857 की क्रांति से भी पहले की है। 1857 की क्रांति में भी इस समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इस समाज के लोगों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों को एक विशेष कानून बनाना पड़ा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस कानून के बाद अंग्रेजों ने पूरे इस समाज पर क्रिमिनल ट्राइब का ठप्पा लगा दिया था। इस समाज की हालत ऐसी कर दी थी कि इस समाज के लोगों को हर दिन नजदीकी थाने में जाकर हाजिरी देनी होती थी और इन्हें अपने मोहल्ले से बाहर जाने के लिए भी पुलिस से पूछना होता था, उनकी परमिशन लेनी होती थी। कुछ सालों में हालात ऐसे बन गए कि इस समाज के लोगों को अपनी जमीन छोड़कर खानाबदोश जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ से वहाँ भटकने को ये लोग मजबूर हो रहे थे। इस तरह जो बावरिया पहले देश के सेनानी हुआ करते थे, वो समय की मार को झेलते हुए खूंखार क्रिमिनल गिरोह बनते चले गए। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भले ही सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को ख़त्म कर दिया, लेकिन इस समाज के लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हो सका। ये सोशली डिप्राइव्ड होते चले गए और आज भी ये लोग खानाबदोश ही हैं। चोरी और लूटपाट इनका अब धंधा बन चुका है। अब ये बावरिया गिरोह के बदमाश के तौर पर जाने जाते हैं। ये गिरोह आमतौर पर हर महीने केवल 20 दिन एक्टिव रहता है। हिंदी महीने के हिसाब से देखें तो इस गिरोह के बदमाश कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक क्राइम की वारदातों को अंजाम देते हैं। यानी हर साल इनके अपराधों की शुरुआत दिवाली की रात अमावस्या पूजन के बाद शुरू हो जाती है। दिवाली के बाद ये बदमाश होली तक ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में सर्दियाँ पड़ती हैं और लोग अपने अपने घरों में डुब के छुपे हुए रहते हैं। ऐसे में ये बदमाश आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। इसके अलावा सर्दी की वजह से इन्हें भी शॉल और चादर से अपना चेहरा छिपाने में आसानी होती है। ये वारदात को अंजाम देने से पहले अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं और फिर एक बकरे के जरिए इसका फैसला करते हैं कि उस दिन वारदात को अंजाम देना है या नहीं। कुलदेवी के सामने एक बकरा खड़ा किया जाता है। अगर वो कुलदेवी की ओर आगे बढ़ता है तो वारदात के लिए निकलते हैं। अगर वो बकरा ऐसा नहीं करता, पीछे लौट जाता है, तो इसे अपशकुन मानकर वारदात को अंजाम नहीं देते। राजपूत वंश से निकली इस जनजाति की आबादी 2021 में 2,35,000 थी। इनकी उत्पत्ति हरियाणा और राजस्थान से मानी जाती है। आप रेलवे स्टेशनों या सड़कों के किनारे पॉलीथीन की एक रेवटी डालकर कुछ परिवारों को रहते हुए देखते होंगे।
ये वही खानाबदोश बावरिया गिरोह के बदमाश हो सकते हैं जो दिन भर घूमकर कूड़ा कचरा बीनते हैं। इनके घरों की महिलाएं फूल और मनिहारी के सामान, बनावटी फूल और खिलौने वगैरह बेचने का काम करती हैं और जब ये लोग सामान बेचने के लिए निकलते हैं तो वारदात के लिए रैकी भी कर लेते हैं और आधी रात के बाद वारदातों को अंजाम देते हैं। कई बार वारदातों में इन बदमाशों का पूरा परिवार शामिल होता है तो कुछ एक बार इस गिरोह के पुरुषों का गिरोह अलग और महिलाओं का गिरोह अलग अलग वारदातों को अंजाम देता है। ये लोग रेकी करते वक्त बाहर से ठीक ठाक दिखने वाले घर को चिन्हित करते हैं। इस दौरान वे घर में रहने वाले लोगों और उनकी आय के बारे में जानकारी करते हैं। लूट के लिए घर चिन्हित होने के बाद इस गिरोह के लोग परिवार की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को ट्रेन से दूसरे शहर भेज देते हैं। घर में धावा बोलने के बाद अंदर मौजूद घर के लोगों के सिर पर डंडे से या किसी धारदार हथियार से हमला करके खून बहाने के बाद ही लूटपाट करना शुरू करते हैं। इनकी कोई ऐसी खास प्लानिंग नहीं होती। लूट के लिए पहले से चिन्हित किए हुए घर के सामने पहुंचने के बाद ये लुटेरे दरवाजा खुलवाने के लिए खास तौर तरीका अपनाते हैं। कई बार खुद को राहगीर बताते हुए बड़ी मुश्किल में फंसे होने का झांसा देकर दरवाजा खुलवा लेते हैं। कभी कभी घर के बरामदे में खड़े होकर बच्चे के रोने या किसी बुजुर्ग के कराहने जैसी आवाजें निकालते हैं जिसके धोखे में फंसकर लोग दरवाजा खोल देते हैं। इस तरह की कोशिशें नाकाम होने पर खास तौर से तैयार किया गया ज्ञान नामक एक हथियार का प्रयोग करके वो दरवाजे की कुंडी खोल लेते हैं। दरवाजा खुलते ही ये सीधा आपके सर पर वार करेंगे और लूटपाट करके निकल जाएंगे। आप अगर विरोध करना शुरू करेंगे तो आपकी हत्या भी हो सकती है। सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार के साथ यही हुआ। और एक सबसे अजीब बात यह है कि ये गिरोह घर में घुसकर सिर के एक खास हिस्से में हथियार से हमला करते हैं। इनका प्रहार इतना घातक होता है कि इसमें लोगों की जान तक चली जाती है और अगर कोई बच भी जाता है तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, वो कोमा में रहता है, जो सुरेश रैना की बुआ के साथ हुआ। दरअसल इन लुटेरों का मानना यह है कि खून बहाने से उनकी कुल देवी प्रसन्न होती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। यही वजह है कि वारदात की रात घर में अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो ये लुटेरे बिना लूटपाट किए वापस चले जाते हैं, घर में चाहे कितना भी पैसा, सोना चांदी क्यों ना हो। जिस घर में ये लोग वारदात को अंजाम देने जाते हैं वहाँ ये बदमाश नाबालिग से रेप का भी मौका नहीं छोड़ते। बावरिया गिरोह का आतंक वैसे तो ज़्यादातर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में दिखता है, लेकिन कई बार दक्षिण भारत के राज्यों में भी इसका खौफ देखा जा चुका है। एक समय तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जयललिता की सरकार थी। उन दिनों तमिलनाडु में इस गिरोह के बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई वारदातों को अंजाम दिया। इसी दौरान इस गिरोह के बदमाशों ने सीएम जयललिता के बेहद खास एक विधायक टी सुदर्शन की हत्या कर आतंक मचा दिया था। इस घटना को जयललिता ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और राजस्थान मूल के आईपीएस सांगाराम जांगिड़ को मामले की जांच सौंप दी गई। आईपीएस ने विधायक की हत्या और इस गिरोह द्वारा किए गए सभी क्राइम्स में एक पैटर्न नोटिस किया। वो ये कि ये घटना स्थल पर हर जगह पॉटी जरूर होती थी। उस अधिकारी ने इसकी जांच करवाई। इसके साथ साथ एक राजस्थानी जूती भी मिली। इस मामले की जांच करते हुए गिरोह के आधा दर्जन बदमाशों को इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला समेत अन्य राज्यों में इस गिरोह के बदमाशों ने कई वारदातों को अंजाम दिया। राजस्थानी जूती मिलना इस बात का संदेश था कि इस गिरोह के लोग मूल रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइबल हैं, जो कभी सेनानी हुआ करते थे और आज इतने बड़े अपराधी बन गए हैं। करीब 10 साल पहले हुई ये घटना जो गुरुग्राम में हुई, जहां छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं लगातार हो रही थीं। पुलिस लगातार मुकदमे तो दर्ज कर रही थी, लेकिन पुलिस को रेपिस्टों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। लगातार कई मामलों की जांच करते हुए पुलिस का ध्यान एक खास पैटर्न पर गया। मामलों की जांच के दौरान उन्होंने देखा कि हर घटनास्थल के पास फिर से वही पॉटी की गई है। पुलिस ने इस पॉटी के जरिए मामले की जांच आगे बढ़ाई और एक 18 और 19 साल के युवक को हिरासत में ले लिया। इन घटनाओं से जुड़े सभी तथ्य इस युवक के खिलाफ थे, लेकिन वो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने एक खास तरीका अपनाया और फिर आरोपी ने न केवल वारदात कबूल ली, बल्कि इस गिरोह की पूरी कथा कहानी खोलकर रख दी। पहली बार इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब साल 1996 से 2000 के दौरान ऐसी कोई सेम वारदात नहीं देखी गई और ये माना गया कि उस दौरान सभी अपराधी जेल में थे। इसलिए पुलिस की एक टीम ने जेलों का दौरा शुरू किया। इसी दौरान पुलिस निरीक्षक धन नेचिलियान ने बताया कि क्राइम सीन से लिए गए 4 फिंगरप्रिंट 1996 सेंट्रल जेल आगरा में दर्ज किए गए एक अंगूठे के निशान से मेल खाते हैं। ये फिंगरप्रिंट अशोक उर्फ लक्ष्मण के थे, जो बावरिया गैंग का हिस्सा था।
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुई रॉबरी की क्रिमिनल इंसिडेंट्स में वो शामिल था। गैंग के ऑर्गेनाइजर धर्म सिंह बावरिया और लक्ष्मण की गिरफ्तारी से इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।